मिस्टेक्स पर वीडियो बना दो एंड ऐसी कौन सी गलती हुई कि आपके परसेंटाइल थोड़ी कम रह गए एंड दिस टाइप ऑफ कमेंट्स। सो बात ये नहीं है कि आप इस टाइप की वीडियोस देखते हो, नहीं बात ये है कि आप चीज़ों को सुनकर उसको इंप्लीमेंट करते हो या नहीं। अपनी मिस्टेक्स को दूसरे के ऊपर ढोल देना बहुत ही आसान होता है। सो आपको ये चीज़ नहीं करना है, एक चीज़ों को करना, एक सही डायरेक्शन में करना और एक सही टाइम पे करना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 3 घंटे का टेस्ट करने में हमको वापस 3 घंटे उसको एनालाइज करने में लग रहे, मतलब क्या हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि हम हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। सबसे मिस्टेक था, फिर मेरा एक क्वेश्चन में से सही होता ना तो मैं इसके लिए एलिजिबल होती और यहाँ पर पता लगता है कि यार वो क्वेश्चन की वैल्यू कितनी थी। सो इन सिली मिस्टेक्स का ध्यान रखना। सो फर्स्ट जो सजेशन है वो दिया है वर्तिका अग्राही। ठीक है, लोगों को बोलते हैं कि इट वॉज जस्ट एन एग्जाम बट दिस वॉज नॉट जस्ट एन एग्जाम। ये हमारे लिए एग्जाम नहीं होता है। जो चाहिए एस्पिरेंट है वो इस बात को समझ जाएंगे, मतलब जिसने वो चीज़ खोई हुई ना उसको पता होता है। आई एम मेघा एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। सो सबसे पहले तो ये चीज़ मत करना कि फेस्टिवल क्योंकि फेस्टिवल का मैं शुरू से ही वीडियो बनाना नहीं चाहती थी एंड सम ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे कुछ दोस्त मुझे बोल रहे थे कि 1 के सब्सक्राइब होने के बाद फेस्टिवल करना था और उस पर डेडिकेटेड वीडियो बनाना था। सो आई एम नॉट स्टार और समथिंग लाइक दैट कि मैं फेस रिवील का वीडियो बनाऊँ। और ये जो वीडियो होने वाला है ये मतलब जो जेई की मिस्टेक्स है एंड कुछ टिप्स एंड सजेशन है उसके बारे में होने वाला है। और मैं बालकनी में बैठी हूँ तो आपको बहुत सारी एक्स्ट्रा आवाज़ आएगी तो इग्नोर करना उनको। मोस्ट ऑफ द दिन चिड़िया वगैरह की आवाज़ आ रही है। सो और दिस वीडियो मतलब इस वीडियो के अंदर सिर्फ मेरे एक्सपीरियंस नहीं, मेरे बैचमेट्स के भी एक्सपीरियंसेस और उन्होंने भी कुछ टिप्स एंड सजेशन दिए उस वीडियो को, उन चीज़ों को भी मैं इसमें इंक्लूड कर रही हूँ। सो ये आपके लिए ठीक है एंड मैंने सारे पॉइंट्स को मैं कवर कर लिया है। सो मैं इसको आप लोगों को बताऊंगी, मतलब मैंने इसमें कीवर्ड्स लिखे हैं तो मैं उस सारी चीज़ों को इस वीडियो में इंक्लूड कर पाऊँ। सो दिस इज़ द इंट्रो। और ठीक है यार, मैं बार बार देखने वाली हूँ इसमें क्योंकि आई एम मेकिंग दिस टाइप वीडियो फर्स्ट टाइम। मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि मुझे मतलब आई एम नॉट कॉन्फिडेंट इनफ कि मैं माइक के सामने बोल पाऊँ, मतलब आई एम कॉन्फिडेंट इनफ। मैं बचपन से ही आई वॉज़ लाइक कि माइक दो और स्टेज पे जाओ और बोलो। बचपन से वैसी थी स्कूल में कि माइक में बोला करती थी शुरू से, मतलब बोलने में कोई दिक्कत नहीं है लेकिन इतनी सारी चीज़ें मुझे इंक्लूड करनी है। तो आई विल सी इन दिस कॉपी, कीवर्ड्स को मैं देखूँगी तो ठीक है। एंड हाँ, उसके बाद मैं ये बोल रही थी कि जो मैंने फ़र्स्ट वीडियो बनाया था, मैं वीडियो बना क्यों रही हूँ क्योंकि जो वो वीडियो था उसके अंदर बहुत सारे कमेंट्स थे ऐसे एंड सिर्फ उस वीडियो में नहीं, आज तक भी उसमें बच्चों के कमेंट्स आते हैं जो अब जेई देने वाले हैं उनके कि दीदी मिस्टेक्स पर वीडियो बना दो एंड ऐसी कौन सी गलती हुई कि आपके परसेंटाइल थोड़ी कम रह गए एंड दिस टाइप ऑफ कमेंट्स। सो इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। एंड जो ये वीडियो है ये ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पर कभी किसी ने बताया नहीं है, फिर कभी इस टॉपिक पर वीडियो नहीं बनी। जो वो वाला वीडियो था वो मैंने उस टाइप का वीडियो तो नहीं देखा था, वो आई गेस कि उस टाइप का वीडियो फर्स्ट था। बट दिस वीडियो ये हज़ारों वीडियो है, मतलब इस टाइप के वीडियो आपको हज़ारों मिलेंगे कि जेई में कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए या फिर कौन से टिप्स एंड सजेशन है या फिर कौन सी बातें ऐसी है जिसके बारे में आपको ध्यान रखना है आपकी जेई की प्रिपरेशन में। सो मैं ये वीडियो इस रीज़न से बना रही हूँ क्योंकि बोला है मुझे स्टूडेंट्स ने, ठीक है। एंड ऐसा नहीं है कि जब हमने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो हमने इस टाइप की कोई वीडियो नहीं देखी थी। पर्सनली मैंने तो नहीं देखी थी लेकिन बहुत सारे बच्चों ने देखी होगी। सो बात ये नहीं है कि आप इस टाइप के वीडियोस देखते हो या नहीं, बात ये है कि आप चीज़ों को सुन के उसको इम्प्लीमेंट करते हो या नहीं। सो सिर्फ वीडियो को सुनना नहीं है, आपको वो चीज़ें को अप्लाई भी करना है, उन चीज़ों को अप्लाई भी करना है। एंड एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि हमारी लाइफ मतलब ऐसा बोला जाता है कि हम हमारी गलतियों से सबसे ज़्यादा सीखते हैं, लेकिन हमारी लाइफ उतनी भी बड़ी नहीं है कि हम हर गलती को खुद करें देन उसके बाद उसे सीखें। तो कुछ चीज़ें हम दूसरों की गलतियों से सीख लेंगे तो हमारे लिए बेटर होगा, हमारे करियर के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए। सो इस चीज़ का ध्यान रखना, सुन के अप्लाई भी करना है, ठीक है। एंड वेट, सो जो लोग इस वीडियो में नए हैं मैं सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस कर लेती हूँ। आई एम मेघा पाटकर। बाल उड़ रहे हैं क्योंकि मैं हवा में बैठी हूँ, सॉरी फॉर दैट। सो आई एम मेघा पाटकर एंड मेरा फ़ोन नीचे गिर गया था, मतलब अभी मेरे पास ट्राईपॉड स्टैंड वगैरह कोई चीज़ नहीं है, माइक भी नहीं है, मैं डायरेक्टली वीडियो बना रही हूँ एंड मैंने कुछ रख रखा है यहाँ पे, उस पर रख के मैं वीडियो बना रही हूँ। सो मैं इंट्रो दे रही थी एंड वो नीचे गिर गया, सो सॉरी फॉर दैट। ऐसी चीज़ें होती रहेगी बीच में। एंड सो नए लोग हैं मैं उनको इंट्रो देती हूँ। माई सेल्फ मेघा पाटकर एंड आई वॉज अ जेई ड्रॉपर, जेई एस्पिरेंट। मैंने 11th 12th में एज अ रेगुलर स्कूल गोइंग स्टूडेंट एंड ऑनलाइन कोचिंग से जेई की प्रिपरेशन की एंड उसके बाद मैंने 1 ईयर ड्रॉप लेके जेई की प्रिपरेशन की। मैं आप लोगों को बताऊंगी, मतलब अभी बता देती हूँ। मैंने 11th 12th के साथ में, जब मैंने 12th के साथ में जेई दिया था तो मैंने 37% आए थे, जो कि मेरी मेहनत को बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करते हैं। एंड उसके बाद मैंने ड्रॉप लिया एंड प्रिपरेशन की, दैन आई वेंट फ्रॉम 37 to 90+ परसेंटाइल। सो मेरी ऐसी कौन सी मिस्टेक्स है जिसकी वजह से मैं 37% पर अटक गई एंड ऐसी कौन सी चीज़ें मैंने की जिसकी वजह से आई वेंट फ्रॉम 37 to 90+ परसेंटाइल एंड
और भी ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हो गई जिसकी वजह से मैं 95 प्लस नहीं ला पाई, 99 परसेंटाइल तक नहीं पहुँच पाई। that will I will be covering, and I appeared in the JEE Advanced too. And one more thing, if you are new, so please subscribe to my channel, subscribe to this channel. उसके बाद ये चीज़ मैंने आपको बताया थी कि इस वीडियो में 11th एंड 12th दोनों के मिस्टेक्स को मैं इंक्लूड करूँगी, एंड साथ ही साथ में ड्रॉप ईयर की मिस्टेक्स को भी मैं इसी में इंक्लूड करने वाली हूँ। अब मैं ऐसी चीज़ों को इंक्लूड करने वाली हूँ। सबसे पहले तो अगर आप जेईई एस्पिरेंट हो एंड सिर्फ जेईई नहीं, जेईई नीट या फिर आप कोई से भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हो, तो जो फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है वो होती है कि आपका स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माइंडसेट लेकर चलना है, क्योंकि मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रिपरेशन करते हैं एंड ऐसा नहीं है कि आपको किसी ने कुछ बोल दिया एंड आप मतलब कि रिज़ल्ट कुछ भी हो सकता है। तो मतलब मैं क्लियर बोलती हूँ, रिज़ल्ट कुछ भी हो सकता है, तो आपका एटलीस्ट आपका माइंडसेट स्ट्रॉन्ग रखना है कि रिज़ल्ट कुछ भी होगा, मैं अपनी तरफ से 100% दूंगा एंड दूंगा या दूंगी, और फिर जो भी होता है आई विल एक्सेप्ट इट। एक्सेप्टेंस जो है वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। एंड दूसरी चीज़, ये जर्नी आपको बहुत कुछ सिखाने वाली है, सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड नहीं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं एंड बहुत सारे ऐसे चेंजेस हैं जो आप आपके अंदर देखोगे इन दिस फ्यू ईयर्स। सो ये चीज़ ध्यान रखना है, पॉजिटिव लेकर चलना है चीज़ों को। एंड उसके बाद वन मोर थिंग कि आपकी प्रिपरेशन में जो 80% एफर्ट होंगे ना, वो आपके खुद के होंगे, बाकी 20% एफर्ट्स आपके टीचर्स और आपके पेरेंट्स, और अगर आपके पास कुछ अच्छे फ्रेंड्स हैं तो उनके भी होंगे। सो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि मतलब अगर आपका रिज़ल्ट अच्छा आता है, आपका रिज़ल्ट बुरा आता है, तो आपको 80% रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद की लेनी पड़ेगी। कि अगर आपसे फ्यूचर में कोई मिस्टेक भी होती है ना, तो आपके पास इतने ये होने चाहिए कि अगर ये हुई है तो सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से। सो मतलब आपको एक डिसिप्लिन भी रहेगा कि रिज़ल्ट कुछ भी होता है उसमें 80% रोल मेरा है, एंड जो भी होने वाला है वो मेरी ही वजह से होने वाला है। अगर अच्छा रिजल्ट आए तो भी वो मेरी वजह से, अगर बुरा मतलब बहुत सारे स्टूडेंट क्या होता है, अपनी मिस्टेक्स को दूसरे के ऊपर ढोल देना बहुत ही आसान होता है। सो आपको ये चीज़ नहीं करना है। अगर मतलब आपके पास एक एक्सेप्टेंस वाली चीज़ होनी चाहिए, मैं इन शॉर्ट ये बोलना चाह रही हूँ। एंड अच्छा रिज़ल्ट बुरा रिज़ल्ट दोनों आप ही की वजह से आना है, 80% चीज़ जो है वो आप ही की तरफ से होने वाली है, ठीक है। एंड अब मैं स्टार्ट करती हूँ वन बाय वन करके चीज़ें, एंड मैंने ABCD ऐसे करके लिखी हुई है। सो A to Z ऑलमोस्ट 26 पॉइंट्स हो चुके हैं, A to Z सारे के सारे। सो जो फर्स्ट पॉइंट है वो है कि अर्ली स्टार्ट। 11th 12th में जो मेरी फर्स्ट थिंग थी वो ये थी कि आई वॉज मतलब मैंने अर्जुना 2.0 बैच लिया था, PW का जो होता है, जो PW के स्टूडेंट होंगे वो रिलेट कर पाएंगे। मैंने अर्जुना 2.0 लिया था एंड उसमें भी मैं लेट थी, मतलब आई वॉज 2 मंथ लेट। मतलब ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट कर लेते हैं, लेकिन अगर आप अर्ली स्टार्ट लोगे, बैच के साथ स्टार्ट करोगे ना, तो वो आपके लिए मतलब एक प्लस पॉइंट रहेगा। तो मतलब जल्दी से जल्दी जो भी डिसीजन लेना है वो लो एंड अर्ली स्टार्ट करो, टीचर्स के साथ रहो, वो आपके लिए बेस्ट होगा, ठीक है। देन सेकेंड मिस्टेक्स जो मुझे मेरी प्रिपरेशन 11th 12th, एंड मैं एक चीज़ बताऊँ अपने बारे में, मेरे जो मोस्ट ऑफ द मिस्टेक्स है वो मैंने 11th एंड 12th में की, ड्रॉप ईयर में भी एंडिंग में जाकर कुछ की, लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ द मिस्टेक्स है वो मैंने 11th एंड 12th में ही की थी। बाकी ड्रॉप ईयर में मैंने बहुत ही ज़्यादा सीरियसली पढ़ाई की थी, 11th 12th में भी प्रिपरेशन की थी, लेकिन चीज़ है ना कि एक चीज़ों को करना, एक सही डायरेक्शन में करना और एक सही टाइम पे करना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो एक मिस्टेक मैं बताती हूँ जो कि मैं बिगेस्ट मिस्टेक मानती हूँ, नॉट टेकिंग द डमी स्कूल। पता है आपको डमी स्कूल लेना ही चाहिए अगर आप जेईई की प्रिपरेशन करो। मतलब मैं स्कूल भी जाती थी, 9 to 4 स्कूल जाती थी, उसके बाद क्लासेस होती थी 4 to 8। भाई इंसान कितना करेगा, मतलब मैं ये नहीं बोल रही कि नहीं कर पाते, बच्चे करते हैं, रेगुलर भी जाकर करते हैं एंड एग्ज़ाम को क्रैक करते हैं, लेकिन मैं नहीं कर पाई और मैंने जैसे नहीं कर पाती। मतलब वो एक्सेप्शंस ही होते हैं जो रेगुलर स्कूल भी चले जाते हैं, जेईई जैसे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी कर लेते और उसको क्रैक भी कर लेते। सो पॉसिबल है तो आप प्लीज़ डमी स्कूल ले लो। मतलब एक बात बोलूँ, आपको स्कूल से अटैचमेंट होता है, लेकिन स्कूल को आपसे अटैच 11th 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए अगर आप ऑनलाइन कोचिंग से पढ़ रहे हो, तो प्लीज़ डमी स्कूल लेकर जेईई की प्रिपरेशन करो। दिस इज़ द थिंग। नेक्स्ट थिंग इज़ सॉल्व क्वेश्चंस। मतलब जो चैप्टर चल रहा है, मैं क्या करती थी, मैंने बोला ना कि चीज़ों को करना और चीज़ों को टाइम पर करना, इन दोनों में बहुत फ़र्क आ जाता है। मतलब आज अगर चैप्टर हुआ, मैं DPPs वगैरह सॉल्व करती तो थी, लेकिन लेट हो जाती थी। अगर अभी 3rd चैप्टर चल रहा है और आप 1st चैप्टर की DPPs वही सॉल्व कर रहे हो ना, तो उसमें इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा। जैसे आज जो चैप्टर हुआ, मतलब वो चैप्टर खत्म हो रहा है तब तक आपकी उसकी DPP सॉल्व हो जानी चाहिए। सब लोग बोलते हैं कि DPP सॉल्व करना, लेकिन कब करना, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप चैप्टर चल रहा है और तभी उसकी DPPs एंड क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हो ना, तो वो एक अलग ही चीज़ हो जाती है। मतलब वो आपकी प्रिपरेशन को, आपके कॉन्सेप्ट को अलग ही इन्हांस कर देता है। सो साथ साथ में करने की ट्राई करो। मतलब बाद में रिवीजन के लिए आप PYQs वगैरह सॉल्व कर सकते हो, लेकिन जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस वगैरह DPPs आपको दी जाती है ना, साथ साथ में निपटाते जाओ तो अच्छा रहेगा, ठीक है। एक ये चीज़ हो गई। एंड
हाँ, एक 11th-12th में मेरी मेजर मिस्टेक ये भी थी कि मैंने उतने टेस्ट नहीं दी थी, मतलब मैंने जितने ड्रॉप ईयर में टेस्ट दिए थे उतने टेस्ट मैंने 11th-12th में नहीं दिए तो थे आई गेस एंडिंग में दिए थे। एंड साथ साथ में भी स्कूल होता था तो उतने नहीं दे पाती थी। मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने 11th एंड 12th में उतने टेस्ट नहीं दिए थे। कोई चीज़ टेस्ट को देना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, टेस्ट को एनालाइज करना भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड सब बोलते हैं एनालाइज करो, लेकिन एज अ स्टूडेंट मुझे पता है कि हम जब 3 घंटे का टेस्ट देते हैं ना तो हमको 3 से 4 घंटे, मतलब मैं शुरू का बता रही हूँ ड्रॉप ईयर में 11th-12th में उतना नहीं कर पाई थी। 3 घंटे का टेस्ट देने में हमको वापस 3 घंटे उसको एनालाइज करने में लग गए। मतलब क्या हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि हम हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। सब बोल रहे हैं कि एनालाइज करो, लेकिन जब हम खुद एनालाइज करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि यार इसमें तो और टाइम वेस्ट हो रहा है। सो आपको करना है, उसको बंद नहीं करना है कि इसमें टाइम वेस्ट हो रहा है। धीरे धीरे उस टाइम को रिड्यूस करना है। एटलीस्ट ट्राई करो कि फिर आप 3 घंटे के टेस्ट को 1 आवर में, 3 आवर के टेस्ट को 1 आवर में एनालाइज कर पाओ। मतलब धीरे धीरे होंगी चीज़ें स्टार्ट। हमारे साथ भी हुई थी लास्ट में ड्रॉप ईयर में, वी वर वेरी सीरियस। सो ठीक है, हो जाएगा धीरे धीरे। 11th-12th में ही करो, टेस्ट दो, एनालाइज करो, सब कुछ करो एंड स्टार्टिंग से ही चीज़ों को सीरियसली लो। ठीक है, आपका करियर। एक और पॉइंट मैं यहाँ पे इंक्लूड करना चाहूँगी कि ऑलवेज गिव योर सेल्फ अ चांस। मतलब आपको हमेशा खुद को एक चांस देना चाहिए। अगर मैं मेरी बात करूँ तो मेरे 12th के साथ में 37% आए थे। ऑब्वियसली मैंने इतनी कम भी पढ़ाई नहीं की थी, बट अगर मैं किसी से भी पूछती ना जाकर कि मैं ड्रॉप लूँ या नहीं लूँ, तो मुझे डेफिनेटली यही बोलते कि तू ड्रॉप मत ले। एंड मैंने किसी से भी नहीं पूछा, नॉट अ सिंगल पर्सन, और मैंने ड्रॉप ले लिया क्योंकि मुझे पता था कि मैं मेरा 100% शायद नहीं दे पाई हूँ। और अगर आपको भी ऐसा लगता है ना कि आपने आपका 100% नहीं दिया है या फिर आप और अच्छा कर सकते थे, सो अपने आप की सुनो और गिव योरसेल्फ अ चांस और ड्रॉप ले लो। मतलब अभी तो ले लिया होगा बहुत सारे स्टूडेंट ने, लेकिन अगर फ्यूचर में भी कोई वीडियो देख रहे हो ना, तो अगर आपको लगता है कि ले लेना चाहिए तो ले लेना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर आप 8 ईयर्स जीने वाले हो तो सिर्फ 79 ईयर्स जी लोगे, इतना भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। 8 ईयर्स अब कोई जीने नहीं वाला है, मुझे पता है, लेकिन फिर भी मतलब ठीक है, देना चाहिए। 37 से 90 तो हुए ना, मतलब 90+। सो ठीक है, देना चाहिए। पता है मैंने ड्रॉप लेने के बाद भी मुझे लोगों ने बोला कि तूने क्यों ले लिया, नहीं लेना था, एंड कॉलेज में एडमिशन ले ले साथ साथ में, बट मैंने नहीं लिया। मतलब मुझे जो करना था वही किया। एंड आपको भी जो लग रहा है वो करो, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, बिगेस्ट डीमोटिवेशन। मेरा बिगेस्ट मतलब मैं ड्रॉप ईयर में किसी से भी पूछती थी मेरे बैचमेट से, एंड हम पूछते थे टेलीग्राम पे, हमारे GC ग्रुप वगैरह होते थे, मतलब ऑफिशियल ग्रुप्स, एंड उसके बाद कम्युनिटी। तो मैं किसी से भी पूछती थी ना तो उनके होते थे 92, 91, 85, मतलब उनके ऐसे ही परसेंटेज होते थे सबके। तो वहाँ पर ना खुद को डिमोटिवेट फील बिल्कुल भी नहीं करवाना है। मतलब अगर आप मेरे जैसे स्टूडेंट हो, अगर मैं मेरी बात करूँ ना तो आई एम नॉट फ्रॉम अ सिटी और लाइक दैट कि मैं बहुत बड़ी सिटी इंदौर वगैरह कहीं से हूँ, या फिर मैं किसी सिटी के स्कूल में पढ़ी हूँ, या फिर मैं CBSE या फिर ICSE बोर्ड से पढ़ी हूँ। मैं सिंपल एक गाँव में रहती हूँ, गाँव के ही स्कूल में गई हूँ, एंड मतलब स्टेट बोर्ड से ही हूँ। सो ऐसा आपको कहीं भी खुद को डिमोटिवेट फील नहीं करवाना है। और ठीक है, मेरे 37% आए थे, मुझे बहुत मतलब मुझे लगता था कि मैं कहाँ स्टैंड कर रही हूँ यहाँ, मतलब मुझे रहना भी चाहिए या नहीं, ऐसा मुझे बहुत बार लगता था। बट मैं करती गई, जैसा भी हुआ, जितना भी हुआ मुझसे, मैंने कभी भी मतलब रोका नहीं खुद को, करती गई। सो आपसे भी जितना भी हो रहा है ना, एटलीस्ट रुको मत और करते जाओ, यही बोलूँगी मैं तो। चीज़ ना, टीचर एक्सचेंज, मतलब टीचर को बार बार चेंज करना, आप ना एटलीस्ट टीचर को 10-15 दिन दो, उनसे ठीक से समझो। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि बार बार टीचर ही स्विच करने में रह जाते हैं। तो ऐसा ना हो कि आप 2-4 महीने, 1-2 महीने तक टीचर ही स्विच करने में रह जाओ। मतलब मैंने तो जो टीचर्स हमको दिए थे ना प्रयास 1.0 में, सारे उन्हीं से पढ़ा लास्ट तक। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन थोड़ा टाइम दो एटलीस्ट टीचर को, भाई वो भी टीचर है और पढ़ाया है उन्होंने। सो आप ऐसे किसी को जज नहीं कर सकते। हमारे टाइम पे MST सर नए आए थे, बहुत सारे स्टूडेंट ने स्विच कर लिया, बट अच्छे पढ़ाते थे सर, रियली बहुत अच्छा पढ़ाते थे, एंड मैंने नहीं स्विच किया। अगर आपको भी ऐसा लग रहा है ना तो जल्दी डिसाइड करो, एंड एटलीस्ट गिव सम टाइम टू टीचर्स। बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे वो आप लोगों को। एंड अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो जल्दी से डिसाइड कर लो कि आपको किन टीचर से पढ़ना है, और जल्दी से स्टार्ट करो। मतलब आप इन शॉर्ट में ये बोलना चाहती हूँ कि ऐसा ना हो कि आप 2-4 महीने सिर्फ टीचर को स्विच करने में ही रह जाओ, ये चीज़ ध्यान रखना। नेक्स्ट टाइम कि एग्ज़ाम को बहुत ज़्यादा लाइटली लेना, मतलब किसी भी एग्ज़ाम को इतना ज़्यादा लाइटली नहीं लेना चाहिए कि ठीक है हो जाएगा। मतलब ऐसा बोला जाता है हमको क्लास में कि यार तुम तो 15-20 क्वेश्चन कर लोगे ना सही तो तुम्हारा हो जाएगा। मतलब ऐसा बोल के हमको बहुत लाइट फील करवाया जाता है कि ईजी ये एग्ज़ाम हो जाएगा, लेकिन इतनी भी ईजी नहीं होती है। मतलब आप
इंडिया के या फिर वर्ल्ड के भी वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम में बैठने वाले हो। ऑब्वियसली अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप जेईई एडवांस में बैठने के लिए कर रहे होगे। मैंने 12th के साथ जब मैं जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई भी नहीं हुई थी ना, तो बहुत बुरा लगा था। उसके बाद एटलीस्ट मुझे ड्रॉप ईयर में जेईई एडवांस जैसे एग्ज़ाम में बैठने का मौका मिला, सो आई वॉज फीलिंग गुड। और अगर आप भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो जेईई एडवांस के लिए ही करना, और अगर आप उसके लिए कर रहे हो तो एग्ज़ाम को बिल्कुल भी लाइटली मत लो। ये एक गलती करते हैं स्टूडेंट्स, ये मत करो। एंड अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो शुरू से, अच्छा रहेगा वो आपके लिए। नेक्स्ट थिंग कि जो मैंने चीज़ लास्ट तक नहीं की थी, मतलब मैं हर स्टेप को सॉल्व करती थी लिख लिख के, जैसे छोटे बच्चों की तरह। तो ऐसा मत करो, चीज़ों को मतलब स्टेप्स को बीच बीच में मिस करना स्टार्ट करो। मतलब ये चीज़ें जो है ना आपको टीचर्स भी बताएंगे क्लास में, और वो आपको फॉलो करनी रहेगी। एंड एक चीज़ और मैं बताऊँगी कि सिली मिस्टेक्स और इसके बारे में टीचर्स आपको क्लास में बोलते हैं कि एक दो मतलब जो सिली मिस्टेक्स होती हैं उनको ध्यान रखो। आपके एक दो क्वेश्चन की वजह से आपकी रैंक पे बहुत ज़्यादा असर आएगा, और आपके जो कॉलेज है उसमें डिफरेंस आ जाएगा। ये चीज़ मैं खुद रियलाइज़ कर रही हूँ। मतलब पहले लगता था कि हाँ इंपॉर्टेंट है, लेकिन उतना ज़्यादा जब खुद के साथ होती है ना, मैं बोल रही हूँ कि आपके एक दो सिली मिस्टेक्स आपको बताएंगे। मैंने जनवरी के टाइम पे 3 सिली मिस्टेक्स की थी, एंड मेरी जो रैंक थी वो 1.53 रैंक थी। तो मैं जो मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हूँ, तो मध्य प्रदेश में एक स्कीम होती है मेधावी योजना, जो मध्य प्रदेश के होते हैं उनको पता चल जाएगा। तो उसमें क्राइटेरिया होता है कि अगर आपके 12th में 85% या फिर 75% से ऊपर है, तो आपको कॉलेज की और गवर्नमेंट कॉलेज की कंप्लीट फ़ी जो गवर्नमेंट पे करती है। लेकिन इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए इसमें एक और क्राइटेरिया होता है कि आपकी जो रैंक है वो 1.5 लाख के अंदर होनी चाहिए। सो मेरे साथ क्या हुआ, मेरी 1.53 लेके, एंड मैं उस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं हूँ। अगर मेरी वो 3 सिली मिस्टेक थी या फिर मेरा एक क्वेश्चन भी उनमें से सही होता ना, तो मैं इसके लिए एलिजिबल होती। और यहाँ आकर पता लगता है कि यार वो क्वेश्चन की वैल्यू कितनी थी। सो इन सिली मिस्टेक्स का ध्यान रखना, शुरू से ही टेस्ट में पता करना कि आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हो, कहाँ लैग कर रहे हो, तो वो आप लोगों को हेल्प करे। एंड ये चीज़ मैं बोल रही हूँ बहुत ज़्यादा रिग्रेट करती है, मैं पूरी की पूरी स्कीम के लिए एलिजिबल अब नहीं हूँ, सिर्फ 3000 रैंक की वजह से। एंड ऑब्वियसली वन क्वेश्चन की वजह से 3000 रैंक मेरी आराम से ही हो जाती। ये पॉइंट हो गया। एंड ये जो मैं बोल रही थी कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करो ना, तो शुरू से ही कुछ स्टेप्स को मिस करना स्टार्ट, मतलब मिस तो क्या, आई मीन स्किप करना स्टार्ट कर दो, तो आप सीख जाओगे उससे, आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी। एक ये चीज़ करो। वन मोर थिंग जो हमें बोली जाती है क्लास में कि आप लोग थोड़ा सा सीरियसली पढ़ लो तो आपका हो जाएगा, क्योंकि एटलीस्ट 14-15 लाख स्टूडेंट्स ये एग्ज़ाम में बैठते हैं जो जेईई के। तो उसमें से ये हमें बोलते थे टीचर्स क्लास में कि सिर्फ 1 लाख है स्टार्टिंग के, या फिर 1.5 लाख या फिर 2 लाख तक स्टूडेंट जो है वो सिर्फ एग्ज़ाम को सीरियसली पढ़ते हैं, बाकी के नहीं पढ़ते हैं। तो मुझे ये चीज़ कहीं ना कहीं गलत लगती है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही पढ़ रहे होते हैं, वही बच्चे पढ़ रहे होते हैं जिनकी 4-2 लाख या फिर 2.5 लाख 3 लाख तक रैंक आई है। मैंने देखा है बच्चों को पढ़ते हुए, दिन दिन भर के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक से भी करते हैं, पूरे ईयर भी पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि वो नहीं पढ़ते हैं, भाई पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं, सबको अपना करियर बनाना है। सो आप ऐसा लाइटली मत लो कि सिर्फ 1 लाख स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, सीरियसली हम भी थोड़ा पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। आपको पढ़ना पड़ेगा और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तभी आप कहीं ना कहीं स्टैंड करोगे और अपने रिजल्ट से सेटिस्फाई होगी। वरना आपने पूरी प्रिपरेशन की और आप सेटिस्फाई नहीं हो तो उसका कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा। सो आपको ये चीज़ देख के लाइटली नहीं लेना है, ये थिंग। एंड नेक्स्ट पॉइंट जो मैं बोलना चाहूँगी वो है कि रिविज़न है, आपको स्टार्टिंग से करना चाहिए। ऐसा ना हो कि बहुत सारा पाइलअप हो जाए एंड आप एंड में रिविज़न ही नहीं कर पाओ। आपको सारी चीज़ें नई नई लगेगी, आप रिविज़न नहीं करोगे ना किसी भी एग्ज़ाम को या फिर किसी भी चीज़ को करने के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है रिकॉल करना। एंड स्टार्टिंग से ही मैं आपको सजेस्ट करूँगी, आप ड्रॉपर हो तो फुल नोट से ज़्यादा आप शॉर्ट नोट्स पे फोकस करो। आज जो पढ़ाया है उसके फॉर्मूलेज एंड इंपॉर्टेंट थिंग आज नोट डाउन करते जाओ, मतलब साथ साथ में शॉर्ट नोट्स बनाते जाओ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स सारी चीज़ों के। एंड एक चीज़ बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं कि मैथ्स को स्किप करते जाते हैं, प्लीज़ ऐसी चीज़ मत करना, साथ साथ में लेकर चलना, तीनों सब्जेक्ट्स को प्रॉपर बराबर टाइम देना एंड शॉर्ट नोट्स बनाते जाना। एंड एटलीस्ट 1 आवर पूरे ईयर में से, पूरे डे में से आपके पास होना चाहिए जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ रिविज़न कर रहे हो। ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट डालेगा आपकी प्रिपरेशन में। रिवीजन करते जाना, स्टार्टिंग से शॉर्ट नोट्स बनाते जाना। अगर आपके शॉर्ट नोट्स होंगे ना आपके पास, तो एंड में जाके नवंबर, दिसंबर या फिर जनवरी में जब बच्चे बहुत ज़्यादा क्या बोलूँ, वर्ड नहीं याद आ रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे होंगे रिवीजन के लिए, शॉर्ट नोट्स के लिए, तब आपके पास खुद के शॉर्ट नोट्स होंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। सो ये चीज़ करते जाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये। और नेक्स्ट पॉइंट
हाँ, एक इम्पॉर्टेंट थिंग, अवॉइड वन शॉट्स, प्लीज़ 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 वन शॉट्स को अवॉइड करना। मतलब हम एंड में क्या करते जाते हैं कि वन शॉट करते जाते हैं। मतलब हर चीज़ को डीपली पढ़ो, अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ो, और वही चीज़ आपको एट द एंड, अगर एक कोई कॉन्सेप्चुअल या थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आया ना, तो उसके क्वेश्चन आपसे तभी बनेगा जब आपने उस चैप्टर को डीपली अच्छे से पढ़ा हुआ है। अगर आपने एक सरफेस लेवल पर पहले वन शॉट कर लिया एंड उसके कुछ क्वेश्चन कर लिए, तो बिलीव मी नहीं होगा। आपको उस टाइम पे लगता है कि हो गया। मैंने भी कुछ मतलब सारे चैप्टर्स किए थे, लेकिन एंड में कुछ चैप्टर्स को मैंने वन शॉट से करके देन उस पर अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली थी, एंड मुझे लग रहा था कि हो गया। लेकिन एग्जाम में जब कोई थोड़ा भी नया क्वेश्चन आता है ना, तो हमसे नहीं बनता है। हमसे तभी बनेगा जब हमने उस चैप्टर को अच्छे से डीपली कॉन्सेप्चुअली पढ़ रखा है, एंड उस चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ हमने क्वेश्चन किए, देन उसके बाद थोड़े PYQ सॉल्व किए हैं, तभी चीज़ें होंगी। तो एंड मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि मैं मेरे अलावा, मतलब मेरे सजेशंस या फिर मेरी मिस्टेक्स के अलावा कुछ स्टूडेंट्स या फिर मेरे बैचमेट्स उनके भी इंक्लूड करूँगी। तो मैंने इंक्लूड कर रखा है, एंड मैंने हमारे ग्रुप में पूछा था, तो मैं उनको रीड करती हूँ कि उन्होंने क्या बोला है। वेट। सो फर्स्ट जो सजेशन है वो दिया है वर्तिका अग्राही। उन्होंने ये बोला है, रिवीजन के लिए टाइम ना निकाल पाना और डाउट्स को डाउट्स ही रहने देना। लाइक इफ कोई डाउट था हमको, तो हम उसे क्लियर किए बिना ही आगे बढ़ जाते थे। एक और चीज़, हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, और रिस्क लेने जैसा कोई काम नहीं करना है। उनको बोल देना, एक रिस्क लिया तो 1-2 महीने बर्बाद हो जाएंगे और रिग्रेट ही करते रह जाओगे। तो सही बात है। और हो सके तो दिवाली जैसे रिस्की फेस्टिवल से दूर रहो, और एक साल सेलिब्रेट ना करोगे तो कुछ नहीं हो जाएगा। बहुत ही अच्छे पॉइंट बोले इन्होंने। एंड नेक्स्ट सजेशन इज़ फ्रॉम यश कुमार ठाकुर। ये है कि जिस टीचर से समझ आए उसे स्टार्टिंग से पढ़ना चाहिए, और नहीं तो बैकलॉग बन सकता है जिससे टेस्ट स्कोर पर इम्पैक्ट पड़ेगा। एंड सब फालतू ऐप जैसे टेलीग्राम, इंस्टा, इन सब से दूर रहना चाहिए, और YT से भी दूर ही रहो। नेक्स्ट कॉमेंट इज़ फ्रॉम नेक्स्ट इज़ फ्रॉम प्रियांशु जुरेल। उन्होंने कहा कि मेरी सबसे बड़ी गलती शुरुआत से एंड तक परसिस्टेंटली टेस्ट ना देना। लाइक 3/4 ऑफ द ईयर निकल जाने के बाद टेस्ट दिया, थोड़े बहुत वो भी, और बैक रिवीजन में प्रोकास्टिनेट, बाकी रिवीजन में प्रोकास्टिनेट करना, यही गलती थी। एंड में एकदम सारा कुछ नहीं कर पाया, इसलिए लैक ऑफ रिवीजन सब एफर्ट्स को अंडरमाइन कर गए। ठीक है, इन चीज़ों का आप लोग ध्यान रखना जो उनकी मिस्टेक्स है, मैंने इसलिए बोला है। उसके बाद एक किट्रेट्सू करके हैं, आई थिंक ही इज़ प्रभात। द पीपल हु फेस फैमिली इशूज़ दे शुड डील इट स्मार्टली नॉट इमोशनली, दिस टू। सो ये चीज़ें थी, ये 1-2 लोगों ने बताए थे, मैंने उनसे बोला था। तो एंड उसके बाद यहाँ मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि NCERT को स्टार्टिंग से रीड ना करना, ये मेरी भी गलती थी। मैंने NCERT को रीड तो किया था, एटलीस्ट 2 बार कर लिया था, लेकिन एंड में जो फटाफट करते हैं ना, तो 2 बार की थी मैं। जब चैप्टर चल रहा है ना, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जब चैप्टर चल रहा है ना, उसके साथ ही आप उसकी NCERT रीड करते जाओ। जो चैप्टर चल रहा है, जैसे स्टार्टिंग केमिकल बॉन्डिंग है या फिर पीरियोडिक टेबल है, तो उसके साथ साथ ही आप NCERT रीड करते जाओ, बाद में फिर एक बार पढ़ लेना। सो अच्छा रहेगा आपके लिए। आपको चीज़ें, अगर आपके पास इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक इन जैसे सब्जेक्ट से फ्री हो जाओगे ना, तो माइंड में एक अलग ही आप फ्री रहोगे कि एटलीस्ट ये तो मेरा कवर है। और आपको इनऑर्गेनिक बहुत ज़्यादा मार्क्स दिलाने वाली है, सो उसको लाइटली मत लो, स्टार्टिंग से ही पढ़ो ये चीज़ें। एंड अब मेरी मिस्टेक्स के बारे में बात करते हैं कि दीदी ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हो गई, क्या कौन सी मिस्टेक्स हो गई। तो अगर मैं मेरी बात करूँ तो मैंने जुलाई से जनवरी तक आई वॉज वेरी सीरियस। मैं मेरे फ़ोन की बात करूँ तो मेरे फ़ोन में स्नैप और इंस्टा तो छोड़ो, व्हाट्सअप और यूट्यूब भी नहीं थे। सिर्फ टेलीग्राम वॉज द ओनली ऐप जो मेरे फ़ोन में था, नॉट इवन व्हाट्सअप। येस, नॉट इवन व्हाट्सअप। यूट्यूब भी मैंने बिल्कुल एंड में जब महामैराथन वगैरह चल रही थी तब डाउनलोड किया था। सो जुलाई से जनवरी तक आई वॉज वेरी सीरियस। मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की, एंड उसका रिजल्ट भी दिखता है। आई डोंट नो लोग मानते या नहीं, लेकिन मुझे पता है मैंने कितने एफर्ट्स लगाए। 37 to 90+ तक जाना ठीक है, किसी के लिए कम होते हैं, किसी के लिए, मतलब मुझे पता है कि मैंने कितनी मेहनत की, और मैं इसमें कुछ भी नहीं बोलूँगी। हाँ, तो मिस्टेक्स स्टार्ट होती है, पूरे ईयर तक पढ़ रहे होते हैं ना, मतलब सीरियसली, तो हम ना बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो हमें थोड़ा चिल करना होता है, फ्री होना होता है। तो ठीक है, आप इतने भी चिल मत करने लग जाओ। मैंने अप्रैल के लिए भी तैयारी की थी, बहुत अच्छे से की थी, बहुत सारे क्वेश्चन किए थे। इवन जनवरी से ज़्यादा मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए थे अप्रैल में। एक चीज़ ये हो गई थी कि मैंने जब 12th में एग्ज़ाम दिया था तो मेरा फर्स्ट डे आया था। उसके बाद मैंने जनवरी 2026 में दिया था तो मेरा फर्स्ट डे आया था। एंड लास्ट में मेरा जो शिफ्ट थी वो थी 8 अप्रैल, जो कि शिफ्ट भी थोड़ी भयानक थी। उसके बाद टाइम भी इतना, मतलब माइंड इतना वो हो जाता ना इतने पेपर्स देखने के बाद। एंड थोड़ी सी डिस्ट्रैक्ट भी हो चुकी थी शायद, मतलब ऐप्स वगैरह डाउनलोड कर लिए थे, बाद में डिलीट भी कर दिए थे।
बट ना आपको जनवरी से अप्रैल तक ये टाइम ऐसा होता है कि हमें थोड़ा फ्री होना होता है, तो आपको ये करना है कि उस टाइम पर आपको थोड़ा होल्ड करके रखना है खुद को, थोड़े टाइम बाद चिल कर लो, ठीक है। और ट्राई करो कि जनवरी में ही आप अच्छे परसेंटाइल एटलीस्ट एनआईटी सिक्योर कर लो, और उसके बाद आप एडवांस के लिए लग जाओ। मैं यही बोलूँगी कि एडवांस अगर आपको आईआईटी चाहिए ना, तो सो प्लीज़ एनआईटी सिक्योर कर लो जनवरी में, और उसके बाद एडवांस के लिए पढ़ना स्टार्ट कर दो, यही सबसे बेस्ट होता है। अप्रैल के बाद करना मतलब आई थिंक मज़े नहीं आते हैं। डोंट डू दिस, ठीक है। यही बोलूँगी कि होल्ड योर सेल्फ आफ्टर जनवरी सेशन, अच्छे से पढ़ो, उसके बाद भी सिर्फ 4-5 महीने बचे होते हैं, सो आप उतने ही सीरियस रहो। एंड ये चीज़ बहुत सारे स्टूडेंट के साथ होती है कि हम जितने सीरियस जनवरी सेशन तक होते हैं ना, उतने अप्रैल के बाद नहीं हो पाते हैं। एटलीस्ट 10-15 दिन तो हम बहुत ज़्यादा वो होते हैं, उसके बाद धीरे धीरे करते हैं, लेकिन वो वाली सीरियसनेस पता नहीं क्यों नहीं आ पाती है, और जिनके आ गई उनका हो गया सिलेक्शन। सो ठीक है, ये चीज़ करना। एंड फिर नेक्स्ट पॉइंट, मैं देखती हूँ, एक मिनट। सो आई गेस मैंने मोस्ट ऑफ द चीज़ें इस वीडियो में इंक्लूड कर ली है, एंड बहुत सारी नहीं भी की होगी, तो बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है यहाँ पे। मैं मेरे एक्सपीरियंसेस इंक्लूड करी थी, मैंने कुछ स्टूडेंट्स के भी किए हैं, एंड आपको आपके टीचर्स भी बहुत सारी टिप्स एंड चीज़ें बताएंगे, तो आप उनको सीरियसली फॉलो करो। वो जो बोलते हैं प्लीज़ करते जाओ, एंड प्लीज़ गिव योर नॉट 100%, गिव योर 200%, क्योंकि बिलीव मी ये वाला जो टाइम है ना, ये आपके पास कभी नहीं आएगा। एंड ठीक है, लोग हमको बोलते हैं कि इट वॉज जस्ट एन एग्ज़ाम, बट दिस वॉज नॉट जस्ट एन एग्ज़ाम। ये हमारे लिए एक एग्ज़ाम नहीं होता है। जो चाहिए एस्पिरेंट है वो इस बात को समझ जाएंगे, एंड नॉट चाहिए एस्पिरेंट, कोई भी एस्पिरेंट, हम हर चीज़ छोड़कर उसमें लगाते हैं। एंड आपको भी बोल रही हूँ मैं, फैमिली फंक्शंस और ये एक साल के लिए छोड़ दो, मतलब अवॉइड करो। एक साल में आपको कोई भूल नहीं जाएगा, एंड भूल भी जाते हैं तो भूलने दो, ठीक है। दे दो अपना 101% और 200% दो अपना, वापस कभी नहीं आएगा ये टाइम। एंड एट लास्ट में मैं यही बोलूँगी, देख लेती हूँ और कुछ बचा तो नहीं। हाँ, आई थिंक मैंने सब चीज़ कवर कर ली है। सो थैंक यू सो मच, एंड जस्ट गिव योर बेस्ट। आप जितना अपना बेस्ट दे सकते हो उतना बेस्ट दो। एंड ठीक है, अगर बेस्ट देने के बाद भी नहीं होती है चीज़ें, तो लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इफ़ यू आर फ्रॉम NITian और IITian तो चीज़ें बिल्कुल अलग होती हैं। मतलब जिसने वो चीज़ खोई हुई ना, उसको पता होता है उसकी वैल्यू। सो ठीक है, NITian और IITian की बात अलग ही होती है। मिल गए कॉलेज, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी भी मिल गई, CSE भी मिल गया, बट वो बात नहीं है जो हमने मतलब आई वॉज माई पर्सनली माई ड्रीम वॉज IIT रुड़की। मतलब IIT रुड़की के वॉलपेपर्स होते थे मेरे फ़ोन में। सो लगता है बुरा, बट इसलिए बोल रही हूँ गिव योर 100%, एंड थैंक यू सो मच। बाकी बाय बाय।